कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, जिसके क्या टुकड़े ना हो सकें, जिसके टुकड़े ना हो सकें, टुकड़े नहीं होंगे इसके। ठीक है, तो मैंने बताया भी था वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है। ठीक है, ये सब मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ इसको डिटेल से, और इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में वो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वर्ण और ध्वनि में क्या फ़र्क होता है? हम जो कुछ भी अपने मुंह से बोलते हैं, ठीक है, हमारे मुंह से क्या बहुत तरीके की ध्वनियाँ निकलती हैं। हम कुछ भी बोलने चाहें, जैसे मान लो मैंने से भी बोला या मैं वर्ण ही बोल रही हूँ, तो व, र, न, अलग अलग तरीके की क्या ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो जब मैं इनको मुंह से बोल रही हूँ, मौखिक रूप में बोल रही हूँ, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इन ध्वनियों को लिखना चाहूँ, ठीक है, इन ध्वनियों को क्या मैं लिख कर दिखाना चाहूँ, तो लिखित रूप क्या हो जाएगा? उसका वर्ण हो जाएगा। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है, और अगर मैं मौखिक रूप की बात करूँ तो क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, अब वर्ण को हम दो हिस्सों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, मान लो वर्ण है, वर्ण को मैं दो हिस्सों में बांट दूंगी। क्यों? मान लो वर्ण के दो बच्चे हैं, एक का नाम मैंने रख दिया स्वर और एक का नाम मैंने रख दिया व्यंजन। ठीक है, वर्ण के दो बच्चे हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, हमने इनको क्यों बांटा है अलग अलग? ठीक है, इसमें जो स्वर है ना, इसमें जो स्वर है वो क्या एक तरीके से इंडिपेंडेंट बच्चा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? स्वर क्या है? स्वर वो होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, बिना किसी की सहायता के बोले जाएं तो वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब व्यंजन है हमारा क्या है? डिपेंडेंट बच्चा, किसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो व्यंजन क्या होता है? जो वे वर्ण जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं, या वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, किसी या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने वर्ण पढ़ा, वर्ण क्या होती है? भाषा की छोटी से छोटी इकाई होती है। ठीक है, फिर वर्ण और ध्वनि मैंने अंतर बताया कि क्या होता है? वर्ण लिखित रूप होता है, ध्वनि मौखिक रूप होता है। अब मैंने वर्ण को दो हिस्सों में बांट दिया है उनके गुणों के आधार पर, एक है स्वर और एक क्या है? व्यंजन। स्वर क्या होता है? वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, खुद पे क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या आता है कि होते तो अंग से अंग और अह खाली भी है, और इन्हें मिलाकर तो हमारे स्वर क्या हो गए? 13 हो गए। लेकिन यहाँ पर ये गलती मत करना, ये अंग और जो अह होते हैं ना, जो अंग और अह ये क्या है? ना तो ये स्वरों की कैटेगरी में आते हैं, ना ये व्यंजनों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्यों? देखो जो अंग है ना, ये ऐसे बिंदु, अकेला इसका कोई अस्तित्व है? नहीं है। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने विसर्ग लगा दिया, अकेले ऐसा कोई अस्तित्व है? नहीं है। इनके साथ कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए, जैसे क, अंक, बिंदी, कंग, तो इनका कुछ अस्तित्व है। ऐसे विसर्ग का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए, इनके कुछ ना कुछ व्यंजन या स्वर इसके साथ लगा होना चाहिए, तब इनका अस्तित्व है। तो स्वर को तो मैंने बोला था कि बिना किसी की सहायता से खुद ही अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये, लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जो आत्मनिर्भर नहीं होगा, उनको हम स्वर की उससे क्या कर देंगे? कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है,
तो ये क्या है, ये स्वर नहीं है। स्वर हमारे ये यहाँ तक होते हैं, औ से औरत तक हमारे क्या है, स्वर होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, या कई जगह पे ऑप्शन 13 भी होता है, तो 13 नहीं होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। इस अंग का और अह का हमने एक अलग से नाम रख दिया है। क्या नाम रख दिया है, अयोग वाह। क्या नाम रख दिया है, अयोग वाह। ठीक है, इनको हम ना स्वर मानेंगे ना व्यंजन मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम स्वर का देखेंगे। पहले हमने वर्ण को 2 हिस्सों में बांटा, ठीक है। अब हम स्वरों को भी हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। स्वर को भी हम क्या करेंगे, और हिस्सों में बांट देंगे। किस किस में बांटेंगे, ठीक है। एक हमारा हर्ष स्वर, दूसरा हमारा होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। हर्षव स्वर भी बोल सकते हैं इसको, लघु स्वर भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। हर्षव नाम से पता चल रहा है, लघु छोटा, यानी कि इन स्वरों को बोलने में क्या बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। इन स्वरों को, हर्षव स्वरों को बोलने में क्या है, बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। इन्हें क्या करेगा, लगेगा, कम समय लगेगा, ठीक है। तो उन्हें हम कहेंगे हर्षव स्वर, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, ठीक है। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ए से एडी, ठीक है। हर्षव स्वर हमारे होते हैं 4, और जो बाकी बच गए वो हमारे किसकी कैटेगरी में चले जाएंगे, दीर्घ स्वर की कैटेगरी में चले जाएंगे। दीर्घ स्वर को बोलने में क्या है, ज़्यादा समय लगता है, यानी कि ये स्वर क्या है, ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर जैसे हमारा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। ऋषि ऋषि हो गया, ऐसे एनक हो गया, ओ औ, ठीक है। 2 4 6 और 7 दीर्घ स्वर हमारे होते हैं कितने, 7, ठीक है। हर्षव स्वर हमारे होते हैं 4, क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हैं बोलने में, ठीक है। इन्हें बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर को बोलने में हमें क्या है, ज़्यादा समय लगता है। तो हर्षव स्वर हमारे हो गए 4 और दीर्घ स्वर हमारे हो गए 7। ये तो मैंने समय के हिसाब से इनको बांट दिया है। मैंने स्वर को समय के हिसाब से 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर मैं अपने होठों की आकृति के हिसाब से बांटना चाहूँ तो भी मैं स्वर को कितने हिस्सों में बांट सकती हूँ, 2 हिस्सों में बांट सकती हूँ। ये तो मैंने किसके हिसाब से बांटे हैं, समय के अनुसार मैंने इनको 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। एक हर्षव और एक दीर्घ, ठीक है। अगर मैं इन्हें अपने होठों की आकृति के हिसाब से अगर मैं स्वर को विभाजित करना चाहूँ तो कितने हिस्सों में मैं विभाजित करूँगी स्वर को, तो देखो यहाँ पर मैं स्वर को 2 हिस्सों में फिर से विभाजित कर सकती हूँ, ठीक है। ये क्या है, ओष्ठ की आकृति के हिसाब से मैं अगर इसको विभाजित करना चाहूँ तो फिर से 2 हिस्सों में विभाजित कर सकती हूँ। कौन कौन से, एक तो हमारा होगा, क्या होगा, एक तो हमारा होगा वर्ताकार, वर्ताकार, एक हमारा होगा अवर्ताकार, ठीक है। वर्ताकार, वृत्त, गोला, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। यानी कि जब हम इन स्वरों को बोलेंगे, वर्ताकार स्वरों को बोलेंगे, तो जो हमारे होंठ है ना वो क्या होंगे, एक गोल लाई का रूप ले लेंगे, ठीक है। और अवर्ताकार यानी कि वो क्या होंगे, हमारे होंठ क्या रहेंगे, सीधे रहेंगे बोलते समय, ठीक है। तो वर्ताकार शब्द हमारे, वर्ताकार स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, तो देखिए वर्ताकार स्वर हमारे होते हैं ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ, और एक हमारा होता है औ, ठीक है। वर्ताकार स्वर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। वर्ताकार स्वर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी कि जब हम इनको बोलते हैं तो जो हमारे होठों की जो आकृति होती है वो क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। जैसे ऊ ऐसे गोल हो गया ना, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। इसमें एक और आता है, ठीक है, हालांकि वो आगत स्वर है, यानी कि किसी दूसरी भाषा से लिया गया है, वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है। उसको लेकिन हम गिनते नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, जो ओ हमारा होता है, ओ, ऑफिस वगैरह में जो ओ ऐसे लगता है, उसमें भी हमारा कौन सा होता है, वर्ताकार स्वर होता है। अब मैं अवर्ताकार की बात करूँ, यानी कि उसमें वर्त होगा ही नहीं, हम बोलेंगे तो हमारे जो होठों की आकृति है वो क्या है, गोलाई में नहीं जाएगी। तो बाकी जितने भी हमारे स्वर बच गए, ए, आ, ई, ठीक है, री, ए,
ये हमारे किस में आ जाएंगे, अवर्ताकार में। इन्हें बोलते हुए हमारे जो होंठ होंगे वो क्या होंगे, सीधी रेखा में होंगे, ठीक है, गोल नहीं होंगे। तो अवर्ताकार में कौन कौन से आएंगे, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, री, ए और ए, ये हमारे कौन से हैं, अवर्ताकार स्वर है। तो ठीक है, हमने वर्ण को पढ़ा। वर्ण क्या होता है, भाषा की छोटी से छोटी इकाई होती है। वर्ण को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, आत्मनिर्भर बच्चा है, ठीक है। इस स्वरों को हम, स्वर कौन से, वे वर्ण होते हैं जिन्हें हम बिना किसी की सहायता से बोल सकते हैं, ठीक है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है। स्वर जो मूल स्वर होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। अब मैंने स्वरों को भी आगे दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर। हर्षव स्वर कौन से होते हैं, जो छोटे होते हैं, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, ठीक है। ये हर्षव स्वर हमारे होते हैं 4, दीर्घ स्वर हमारे होते हैं 7। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने बताया अंग और अह को हमने एक अलग से नाम ले दिया, क्योंकि ना ये स्वरों की कैटेगरी में आते हैं, ना ये व्यंजनों की कैटेगरी में आते हैं। इनका हमने एक अलग से नाम रख दिया, क्या, अयोगवाह, ठीक है। अब समय के हिसाब से तो मैंने स्वरों को बांट दिया था। अब हम स्वरों को क्या है, अपने होठों की आकृति के हिसाब से अगर मैं इनको बांटना चाहूँ तो भी मैं दो हिस्सों में बांट सकती हूँ, वर्ताकार, अवर्ताकार। वर्ताकार नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हमारे जो होंठ होंगे वो क्या होंगे, गोल शेप में हो जाएंगे, और अवर्ताकार यानी कि वो सीधी रेखा में हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ताकार हमारे होते हैं 4 और अवर्ताकार हमारे हो गए कितने हो गए, 2, 4, 6 और 7, ठीक है। तो अब हम अगला पढ़ेंगे व्यंजन। अब हमारा टॉपिक है व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन क्या होता है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन। मैंने पहले ही बोला था व्यंजन क्या है, डिपेंडेंट बच्चा है। स्वर तो इंडिपेंडेंट है भाई, वो तो खुद की मर्जी से रहेगा, ठीक है ना। लेकिन व्यंजन क्या है, डिपेंडेंट बच्चा है, वो क्या दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे व्यंजन। जैसे मैं बोलूँ क, ख, तो क का मतलब क्या हुआ, क के नीचे हलंत लगा के इसके अंदर क्या है, एक स्वर भी मिला हुआ है क के अंदर। ख, ख में भी क्या है, स्वर मिला हुआ है, और इस स्वर को हटाने के लिए हम इसके नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। तो आगे देखिए, व्यंजन की परिभाषा आ गई समझ में। अब आगे देखिए, अब हम व्यंजन को कितने तरीके से बांट सकते हैं। देखो, किसी ने कहा कि हम तो जो हमारे बोलते टाइम, व्यंजनों को बोलते टाइम जो हमारी जीभ की जो जो हमारे होंठ की जो है दिशा है या फिर जो उसका आकार है, उसके हिसाब से हम बांटेंगे, ठीक है। जीवा व अन्य अवयवों के आधार पर, जीभ या होठों के आधार पर हम इनको बांटेंगे कि बोलने में इनकी शेप कैसे आ रही है। मोर होठ की, जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं ना, तो मोर होठ की शेप कैसे आ रही है। किसी ने कहा नहीं, हम तो इस हिसाब से बांटेंगे कि कोई तो व्यंजन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, और कोई व्यंजन क्या बहुत कम टाइम ले रहा है, तो हम इस आधार पे हम इनको बांटेंगे। जैसे क हम बोलते हैं तो कम टाइम ले रहा है, ख लंबा जा रहा है ना, ख ज़्यादा टाइम लेता है बोलते हुए। तो किसी ने कहा कि हम तो श्वास या प्राण की मात्रा, इनकी कितना लंबा सांस जा रहा है, छोटा सांस जा रहा है, उसके आधार पर हम इसको बांटेंगे। किसी ने कहा नहीं, हम तो कुछ व्यंजन क्या है बोलते हुए क्या है, गले में क्या है, कंपन सी पैदा करते हैं, तो जो स्वर तंत्रियों में कंपन के हिसाब से हम इनको बांटेंगे। तो सबने कहा चलो ठीक है। तो जो हम व्यंजन है हम उनको 3 आधारों पर बांटते हैं। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए जीवा व अन्य अवयवों के आधार पर व्यंजन कितने तरीके के हैं, तो 3 तरीके के हैं, ठीक है। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। कोई पूछे आपसे श्वास या प्राण की मात्रा के हिसाब से व्यंजन कितने तरीके के हैं, तो बोल दो 2 तरीके के, अलप प्राण, महाप्राण। तीसरा, अगर आपसे पूछे कि स्वर तंत्र में कंपन के हिसाब से व्यंजन कितने तरीके के हैं, तो 2 तरीके के। कौन कौन से हैं, अघोष और सघोष। देखो, जो हम नाम लिखे हुए होते हैं ना, इन नामों में ही ना इनके ना अर्थ छिपे हुए होते हैं, वहीं से इनका मतलब निकल जाता है। पहले देखिए, हम जीभ या होठ हमारे बाकी मुंह के अन्य अवयवों को कैसे छूते हैं, बाकी हमारे अन्य भागों को कैसे छूते हैं, उसके हिसाब से हम इनको बांटते हैं। तो हमने 3 तरीके से बांट दिया, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ठीक है। स्पर्श यानी कि स्पर्श टच करेगा, ठीक है। इसमें जो हमारे जीभ और जो होठ है, हमारे मुंह के जो अन्य भाग हैं उनको स्पर्श करेंगे, उनको छुएंगे, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न,
प, फ, ब, भ, म। तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ। अंतस्थ यानी कि इसमें जो हमारे ये अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं, ये स्वर और व्यंजनों के मध्य हम इनको रखते हैं, इनके बीच में हम रखते हैं। जब हम अंतस्थ व्यंजन को बोलते हैं तो इसमें हमारे जीभ और मुंह का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। इसमें जो हमारी जीभ या होंठ है ना, वो वहीं पर रहते हैं, ये अपने स्थान चेंज नहीं करते हैं, बल्कि इसमें जो आवाज़ निकलती है ना, वो हमारे अंदर से निकलती है, अंतः से निकलती है। जैसे य अंदर से आ रही, र, ल, व। ठीक है। तो ये 4 हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें जीभ या होंठ है वो हमारे मुंह के अन्य भागों को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है। य, र, ल, व। अब इसमें जो य और व है ना, य और व, देखो ये मैंने आधा चांद बना दिया ना, तो आधा यानी कि अर्ध, इनका नाम हमारा होता है अर्ध स्वर। अगर आपसे पूछे अर्ध स्वर कितने हैं, इनका एक स्पेशल नाम रख दिया भाई, ये और वह जहाँ पर आएंगे इनको अर्ध स्वर बोलेंगे। ठीक है। तो अर्ध स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये और वह। अब इनका भी बाकी का भी नाम रख लेते हैं। रे का नाम रख दिया गया है क्या? लुंठित। रे का एक स्पेशल नाम रख दिया है लुंठित स्वर। इसका नाम क्या रख दिया? लुंठित स्वर। और ले का हमने नाम रख दिया पार्श्विक। ले का हमने क्या नाम रख दिया? पार्श्विक। पार्श्विक स्वर। मैंने बोला अंतस्थ जो स्वर होते हैं, अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं, वो स्वर और व्यंजनों के मध्य आते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसीलिए इनका नाम भी क्या है, इस तरीके का रख दिया है, क्योंकि पीछे स्वर लगा हुआ है। जैसे ये और वह अर्ध स्वर है, रे हमारा लुंठित स्वर है। कंफ्यूज मत होना, रे और ले में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ले है, ले का पार्श्विक नाम है, ले का लुंठित लगा देते हैं कहीं, क्योंकि ले आपस में मैच हो रहे हैं ना। नहीं, रे को लुंठित बोलेंगे और ले को हम क्या बोलेंगे? पार्श्विक स्वर बोलेंगे। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए पार्श्विक स्वर कौन सा? ले है। लुंठित स्वर कौन सा? रे है। अर्ध स्वर कौन से हैं? ये और वह। यहाँ तक क्लियर है? स्पर्श हो गया हमारा, अंतस्थ हो गया। उसके बाद हमारा आता है उष्म। उष्म नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि उष्मा पैदा होगी, घर्षण पैदा होगा, रगड़ पैदा होगी। ठीक है। गर्मी। तो हवा जो हमारे मुंह से निकलेगी वो घर्षण के साथ निकलेगी, एक रगड़ के साथ हवा हमारे मुंह से निकलेगी। तो उष्म भी हमारे होते हैं 4, श, स, ह। ठीक है। इसमें जो हवा हमारे मुंह से निकलेगी एक रगड़ के साथ निकलेगी। तो ये हमारे कितने हो गए? 33 व्यंजन हो गए। और हिंदी निदेशालय ने हमारे 33 व्यंजन ही स्वीकृत किए हैं। बाकी जो व्यंजन है हमने क्या किया, या तो 2 व्यंजनों को मिला के एक व्यंजन बनाया है, या हमने किसी दूसरी भाषा से लिया है। लेकिन जो मूल व्यंजन है वो हमारे कितने हैं? 33 ही होते हैं, जिसमें 25 हमारे स्वर होते हैं, 4 हमारे अंतस्थ होते हैं, 4 हमारे उष्म होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक हमारे होते हैं संघर्ष व्यंजन। संघर्ष नाम से पता चल रहा है, बोलते हुए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हम बोले जरा, जरा। ठीक है। ज कितना संघर्ष के साथ में बोलना पड़ रहा है, जरा। ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम बोलते हुए किसके, या वफादार, वफा, फ देखो कैसे बोला जा रहा है। ठीक है। तो इन्हें बोलते हुए हमें क्या संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए हमारे कौन से व्यंजन है? ये संघर्ष व्यंजन है। अच्छा, अब और भी देख लीजिए। एक हमारे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। ये अलग से व्यंजन है। ठीक है। जो मूल व्यंजन है वे हमारे ये हो गए 33। अब ये हम अलग से व्यंजन पढ़ रहे हैं। एक होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, कहीं कहीं पे इनको नुक्ता लिखा हुआ भी मिलता है। उत्क्षिप्त नाम से पता चल रहा, उत यानी कि उठना, शिफ्ट यानी कि गिरना। इसमें जो हमारी जीभ होगी पहले एक बार ऊपर उठेगी, फिर नीचे गिर जाएगी। उत ऊपर उठी, शिफ्ट नीचे गिरी। ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोल दो या नुक्ता व्यंजन। इसमें हमारा ड, देखो इसमें जो ये बिंदु होता है ना, नीचे आता है ड और ढ में। और जो स्पर्श व्यंजन में हमारा ड के पीछे आता है और ढ के नीचे कुछ आता ही नहीं है बिंदु। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए उत्क्षिप्त व्यंजन ये है या ये है, तो नीचे वाले हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, नीचे बिंदु आता है इनके। ठीक है। और ढ के नीचे आता ही नहीं है। ठीक है। ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। ठीक है। ये स्पर्श है, ये उत्क्षिप्त है। अब अगला देखते हैं। अब कईयों ने कहा कि हम तो भाई श्वास के हिसाब से देखेंगे कि कईयों को बोलने में ज़्यादा सांस लेना पड़ता, कईयों को बोलने में कम सांस लेना पड़ता। बोले चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो इस हिसाब से 2 हिस्सों में बांट दिया इसको, फिर से व्यंजन को, एक अलप प्राण, एक महाप्राण।
अगला हम पढ़ते हैं, इसको याद करने की ट्रिक है क्या, अलप आयु में 135 का अंत हुआ। अलप, अलप यानी कि अलप प्राण की बात हो रही है, इसे समझ जाएंगे। में 135 इधर आ जाओ स्पर्श व्यंजन में 135, ये पहले नंबर पे है, दूसरा छोड़ो तीसरे नंबर वाला, चौथा छोड़ो पांचवें नंबर वाला, ठीक है। 135 ये ऐसे है ना, 1 2 3 4, तो पहला तीसरा पांचवा लेना हमें, ठीक है। ये ऐसे पहला तीसरा और ये पांचवें, ये सारे वर्ण हमारे क्या होंगे, व्यंजन होंगे, कौन से वाले, अलप प्राण वाले। तो अलप आयु में 135 हो गया का अंत, अंत यानी कि जो अंतस्थ, अंतस्थ वाले व्यंजन भी हमारे किस में आएंगे, अलप प्राण में आएंगे। अंत, अंत का मतलब बोले तो अंतस्थ, ठीक। अंत का मतलब क्या हुआ, अंतस्थ। और 135 का मतलब जो स्पर्श वाले में 135 नंबर पर आते हैं वो सारे किस में जाएंगे, अलप प्राण में जाएंगे। जैसे कै हो गया हमारा, ख को छोड़ो, ग हो गया हमारा, घ को छोड़ो, अड़े हो गया, ठीक है ना, अड़े, ठीक है। च, छ को छोड़ो, ज, झ को छोड़ो, अय, ऐसे ही, ठीक है। तो ये सारे हमारे कौन से हो जाएंगे, अलप प्राण। जो बाकी के बच गए, ये ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ, ज, ठीक है, सूर्यनी भ, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, महाप्राण की श्रेणी में हम इनको रख देंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट। अब अगला हम पढ़ेंगे स्वर तंत्री में कंपन, यानी कि हमारे गले में जो कंपन होता है उसके हिसाब से हम इनको पढ़ेंगे। इस हिसाब से हमने इनको दो हिस्सों में बांट दिया, अघोष सघोष। घोष यानी कि घोष का मतलब होता है आवाज निकलना, ठीक है। तो अघोष, अ यानी कि नहीं, घोष यानी कि बिना घोष के, अघोष बिना आवाज के, ठीक है, जिसमें हमारी स्वर तंत्री में क्या, घोषणा ना हो, कंपन ना हो। स यानी कि साथ में, घोष यानी कि कंपन हो, ठीक है, यानी कि जिसमें हमारी कंपनियों में, जिससे हमारी स्वर तंत्री में क्या हो, कंपन हो। अब इसको ट्रिक क्या है याद करने की, इसकी ट्रिक है अतः घोषणा की बाराने शेष साफ है, ठीक है। एक बच्चा है, ठीक है, उसको मॉनिटर बना दिया, उसको बोला कि आप है ना बच्चों की ना कॉपी चेक करो, ठीक है, देखो उन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं किया है। तो उसने क्या है, देखा, ठीक है, जो उसकी क्लास में बच्चे थे, ठीक है, उनकी कॉपी उन्होंने चेक की, तो उसने देखा, तो उसने फिर उसको टीचर को क्या बताया, अतः घोषणा की बाराने शेष साफ है। तो क्या है, अतः घोषणा, अतः घोषणा यानी कि अघोष की बात हो रही है, ठीक है। अतः घोषणा की बाराने, 12 ने घोषणा कर दी कि शेष साफ है। 1 2 जो पहले और दूसरे नंबर पे आएंगे, ठीक है, क ख च छ ट ढ ट ठ त थ प फ, और स और ये फ, ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे अघोष के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे अघोष के अंदर। और जो बाकी हमारे जो बच गए शेष, वो हमारे किसके अंदर चले जाएंगे, सघोष के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से ट्रिक आप देख सकते हैं, अतः घोषणा की बाराने शेष साफ है, ठीक है। अतः घोषणा यानी कि घोष की बात हो रही है, ठीक है। 12 यानी कि जो पहले और दूसरे नंबर के जितने भी हमारे व्यंजन होंगे वो सारे किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। उसके अलावा श स स फ, ये सारे किस में आएंगे, अघोष में आएंगे।